यूके स्टडी सर्कल के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, इस संडे को यानी 10 जनवरी को जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। इसमें हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स को और लास्ट में बात करेंगे रिजल्ट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को जहां बहुत ज़रूरी हो या फिर जिन क्वेश्चंस पे मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया हो, उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही ये जो टेस्ट है इसको और बेटर कैसे बनाया जाए, कैसे और ज़्यादा यूज़फुल ये हो सकता है, इससे रिलेटेड अगर कोई सुझाव आपके पास हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज बब्बर। राज बब्बर राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन ये हाल ही में 25 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब ये राज्यसभा सदस्य नहीं है। बाकी तीनों, अनिल रतूड़ी, नरेश बंसल और प्रदीप टम्टा, ये तीनों अभी राज्यसभा सदस्य हैं। इसमें कई लोगों ने अनिल रतूड़ी को लिखा हुआ था, इसलिए ये अनिल रतूड़ी नहीं होगा, राज बब्बर यहाँ पर होगा। दूसरा क्वेश्चन, लधौनधुरा मेले का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपावत जिले में। तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को कब लागू किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से इसको लागू किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए शिवथानु पिल्लई। अगला क्वेश्चन था, उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मंगलेश डबराल का निधन हो गया, इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में टाइगर सफारी योजना का शिलान्यास किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। इसमें ये जो टाइगर सफारी योजना है, इसके साथ ही एक हॉट एयर बैलून सफारी योजना, ये भी बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर शुरू की गई थी, तो इसको कई लोगों ने मध्य प्रदेश लगाया हुआ है। ये टाइगर सफारी योजना हाल ही में उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ये पाखरो जोन में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, देश भर में पब्लिक इंटरनेट हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीएम वाणी। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा मानव रहित मिशन गगनयान में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, व्योम मित्रा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा पर एलएसी के नज़दीक तैनात किए गए BMP-2 टैंक के लिए नाइट विजन लेंस कहाँ तैयार किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना हेतु निर्मित किस अत्याधुनिक पोत का, युद्ध पोत का जलावतरण किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, हिमगिरी। अगला क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 ग्रुप के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2023 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन ए, वेदों में, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है? सही आंसर है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो ये रहता है समताप मंडल में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के 4 धाम निम्नलिखित में से किस जिला समूह में स्थित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में एक नाली भूमि लगभग कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 वर्ग मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन बी, अल्मोड़ा इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, टाइगर जलप्रपात निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो टाइगर जलप्रपात स्थित है चकराता में, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री की, अन्य सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा बुग्याल बटर फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द्यारा बुग्याल, उत्तरकाशी में जो है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय, पंचायती राज ये किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 31वां क्वेश्चन, अब ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये कई लोगों ने स्वर एवं व्यंजनों के संकलन को लिखा हुआ है, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का संकलन तो होता है, लेकिन एक व्यवस्थित समूह होता है, एक निश्चित क्रम होता है, उसको कहते हैं वर्णमाला। तो व्यवस्थित समूह होना जरूरी है, और स्वर और व्यंजन को संयुक्त रूप से इनको वर्ण कहा जाता है, तो वर्णों के समूह को कहेंगे वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अन्वेषण, जो ऑप्शन ए में दिया है अन्वेषण, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायिका में कौन सी संधि है? तो नायिका, नायिका का जो संधि विच्छेद होता है नई प्लस इका, ए और ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो उसके स्थान पर अय आय अव आव हो जाता है, ये अयादि संधि में ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये ऐ प्लस ई मिला के ये आई हो जा रहा है, नायिका। अगला क्वेश्चन, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुज का स्त्रीवाचक होगा अनुजा, जो में आ की मात्रा लगा के जा बनेगा, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शब्दों का लिंग निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर होता है? तो ये लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें क्रिया किया हुआ है, तो क्रिया के आधार पर नहीं होगा, क्रिया के आधार पर पहचान हो सकती है, लेकिन यहाँ पहचान नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो निर्धारण संज्ञा के ही आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर हम देखेंगे कि मोहन है तो मोहन क्या है, लड़का है, हमें पता चल जाएगा, या सुनीता है तो वो लड़की है। ऐसी वस्तुओं के बारे में भी संज्ञा के आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं कि ये जो लिंग निर्धारण उनका किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण ये है ऑप्शन बी, धीरे धीरे, जो क्रिया की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनंत का पर्यायवाची? तो अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, तो जिसकी कोई सीमा ना हो वो होता है निस्सीम। अनंत का पर्यायवाची निस्सीम। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें, किसी ने भगवान लिखा है, किसी ने बंधन लिखा है, किसी ने शेषनाग भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है निस्सीम। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि? तो विधानमंडल में जो पारित हो जाता है अध्यादेश उसको एक्ट कहा जाता है, या अधिनियम इसको कहते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो ये यहाँ ऑप्शन बी वाला निरपराधी की जगह क्या होना चाहिए था, निरपराध होना चाहिए। अपराधी और निरपराध का अंतर करना कठिन है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। तो यहाँ सिर हथेली पर रखना या फिर जान हथेली पर रखना, ये दोनों का एक ही अर्थ होता है, मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन रीजनिंग से और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 41 है, निम्नलिखित का सही के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे यहाँ एक रिलेशन दिया है गंगा नदी, तो गंगा जैसे नदी है वैसे ही जो कलम है वो एक लेखन सामग्री है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भाषा में कुत्ते को भौंकना कहते हैं, भौंकना को समाप्त कहते हैं, समाप्त को हड्डी कहा जाता है, हड्डी को मुलायम कहते हैं, मुलायम को आंखें कहते हैं। तो बताइए कुत्ते क्या खाते हैं? तो हम सिंपली देखना है कि कुत्ते क्या खाते हैं। कुत्ते हड्डी खाते हैं, और हड्डी को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ हड्डी को कहते हैं मुलायम, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुलायम। बाकी औरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए कथन और उनके निष्कर्षों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इनका जो सॉल्व किया जाना चाहिए वो वेन डायग्राम के आधार पर इनको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो इसका जो पहला कथन है ये है सभी कलम मेज हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी कलम मेज हैं, तो इसके लिए हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेज को, और सभी कलम जितनी भी कलम है वो मेज हैं, यानी कि कलम क्या होगा, इस मेज के अंदर हम रख देंगे कलम को। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मेज को, और जो ये सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलम को। दूसरा कथन कहता है कि कुछ कलम कुर्सियां हैं। अब ये जो कलम है इनमें से कुछ कुर्सियां हैं, तो कलम का कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं। ये हो गई हमारी कुर्सियां, चेयर में लिख देता हूँ। अब निष्कर्ष क्या है हमारे पास, पहला निष्कर्ष है कुछ मेज कलम है। तो हम देखेंगे मेज का कुछ हिस्सा जो है वो कलम ने घेरा हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाँ सही है, कुछ मेज जो है वो कलम है। दूसरा ऑप्शन है कि कुछ कुर्सियाँ मेज हैं। अब हम देखेंगे मेज का जो कुछ हिस्सा है वो कुर्सियों ने भी घेरा हुआ है। ये मेज है और मेज का हिस्सा कुर्सियों ने घेरा हुआ है, तो कुछ कुर्सियां मेज हैं, ये भी सही हो जाएगा। यानी दोनों ही जो निष्कर्ष हैं वो कथन का अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 है, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो फिर इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो भी ये CABCD लिखे हुए थे उनकी जगह पे जो भी इनके साइन दिए हुए थे उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास, या यहाँ पर हम डी मास लिख देते हैं। तो डी मास के सबसे पहले होता है डिवीज़न, तो पहले हम डिवीज़न कर देंगे। 18 से 72 को डिवाइड कर दिया, यह आ गया 4। 27 को 9 से डिवाइड कर दिया, यह आ गया 3। तो डिवाइड वाले दो ही हैं। उसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई होता है, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई सारे एक साथ हैं। 4 वो या 16, 16 3 जा 48, यहाँ पर आ गया 48। मल्टीप्लाई और कोई नहीं है। नेक्स्ट होता है एडिशन। एडिशन करेंगे 48 प्लस 6, ये हो गया 54, प्लस 4 58, और 58 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास आता है 14, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम का चयन कीजिए। विषम को हमने ढूंढना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेर, चील, गाय और मगरमच्छ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाय, क्योंकि ये शेर, चील और मगरमच्छ तीनों ही ये मांसाहारी हैं, लेकिन गाय जो है वो शाकाहारी। अब इसमें कई लोगों ने चील को भी किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो शेर, ये बाकी के जो हैं, अगर ये सारे थलचर होते यानी ज़मीन में रहने वाले ही होते तो हम चील को भी कर सकते थे कि बाकी सारे ज़मीन में रहने वाले हैं, एक उड़ने वाला है तो चील को कर दें। लेकिन मगरमच्छ जो है यहाँ उभयचर है, वो पानी में भी रहता है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन, श्रुति, किशोर, रीता और अनुज 5 दोस्त हैं। किशोर मोहन से छोटा है लेकिन रीता से बड़ा है। श्रुति से ये बड़े होना चाहिए था। श्रुति से बड़े केवल 2 लोग हैं। अनुज किशोर से छोटा, बताइए समूह में सबसे छोटा कौन है। तो इसको भी हम डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ दिया है किशोर मोहन से छोटा है, तो हमने लिख लिया किशोर को हमने ये मान रहे हैं कि हम लेफ्ट साइड वाला जो है वो छोटा है और राइट वाला जो है वो बड़ा है। राइट की तरफ धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है या बड़ा है, बिगर है। तो हमने क्या लिखा है कि किशोर मोहन से छोटा है, तो मोहन से पहले किशोर आ गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, लेकिन रीता से बड़ा है, और किशोर जो है वो रीता से बड़ा है, तो रीता इसके और भी लेफ्ट साइड, यानी रीता छोटी हो गई तो लेफ्ट साइड में आएगी। आगे लिखा है श्रुति से बड़े केवल 2 लोग हैं, तो 2 लोग लास्ट में किशोर और मोहन हैं। हम मान लेते हैं कि यही श्रुति से बड़े होंगे, तो किशोर और मोहन से पहले हमने लिख दिया श्रुति को। आगे लिखा है कि अनुज किशोर से छोटा है, तो अनुज को किशोर से पहले लिखना पड़ेगा, अनुज है। अब इसको किशोर से पहले लिखेंगे, श्रुति के बाद नहीं लिख सकते, क्योंकि श्रुति के बाद लिखेंगे तो श्रुति से बड़े 3 हो जाएंगे, जबकि हमें दिया है कि श्रुति से बड़े 2 ही हैं। लेकिन तब भी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है कि अनुज रीता से बड़ा है या छोटा है, ये हमको जानकारी नहीं है, इसलिए सबसे छोटा कौन है ये हम पता नहीं कर सकते। रीता या अनुज में से कोई छोटा है, लेकिन कौन है हमारे पास कंफर्म जानकारी नहीं है। ये
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते या फिर जानकारी इसकी अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है, उसके अंदर कई सारे वर्ग बने हुए हैं, इसमें हमने ढूंढना है कि कितने वर्ग हैं। तो इसका हम सिंपली देखेंगे, अगर यहाँ पर हम जैसे काउंट करते हैं, 1 इस तरफ से 1 2 3 4, 4 इस तरफ से हुए हैं, और 1 2 3 4, 4 इस तरह से हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्क्वायर्ड यानी n/n सीरीज़ का एक वर्ग बना हुआ है। तो इसका सिंपली एक बहुत ही 1 ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4, बहुत इसका एक सरल तरीका है। हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो 4/4 का ये जो रेक्टेंगल बना, 4/4 का बना, सॉरी स्क्वायर बना, तो हम इसको 4 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये एक बना 3/3 का, हमने इसको लिख दिया 3 स्क्वायर। फिर ये एक बना 2/2 का, हमने लिख दिया 2 स्क्वायर। और सबसे लास्ट में एक स्क्वायर बना, यानी 1, इसको हम कह सकते हैं, तो 1 स्क्वायर। अब इनको हम इनके स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1। इनको हम ऐड करते हैं, तो 16 + 9 25 + 4 29 + 1 30, यानी टोटल जो इसमें स्क्वायर होंगे वो होंगे 30। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? यहाँ पर ये डाइस की तरह से के शेप दिए हुए हैं। डाइस नहीं है एक्चुअली, डाइस में तो क्या होता है कि उनके जो अपोजिट वाले जो नंबर्स होते हैं उनका सम 7 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर कुछ और है, हमें उसको फाइंड करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ये जो ब्लॉक है फर्स्ट से सेकंड में जब ये आ रहा है, फर्स्ट से सेकंड में आ रहा है, तो हम देखेंगे क्या है, 1 तो इसी फेस में था, अभी इसी फेस में है, लेकिन ऊपर पहले 2 था और उसकी 2 की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया। और ये जो 3 है ये शिफ्ट हो गया है, कहाँ शिफ्ट हो गया है, यानी इसको क्या कर दिया है, टर्न कर दिया है। ये 3 पहले इस वाले फेस में था, ये टॉप में पहुंच गया है, यानी इसको इस वाले ब्लॉक को इस तरह से घुमा दिया है। तो अब क्या हो गया, ऊपर आ गया 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 2 जैसे ऊपर 2 है तो नीचे पहले क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तभी तो 5 इधर आ गया, यानी 2 के अपोजिट में 5 है। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 2 के अपोजिट में 5 है। अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले को भी हम यहाँ फिगर से देखेंगे, थर्ड वाले को हम फर्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास था 1, अब यहाँ फ्रंट में हो गया है 2, यानी कि अब यहाँ पर क्या किया है, इसको इस तरह से रोटेट कर दिया है, तभी तो 2 इधर आ गया। और 2 के प्लेस पे क्या आ गया है, 4, यानी 4 के और ये 1 नीचे चला गया होगा, इट मीन्स 4 के अपोजिट में क्या रहा होगा, 1। अब लास्ट हमारे पास एक ही बचता है, नेक्स्ट जो नंबर है, तो 3 के अपोजिट में हमारे पास क्या बचता है, 6। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीना अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चली। इसका हम साथ में डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं, टाइम हमारा बचेगा। रीना अपने घर से पूर्व की ओर, तो हम पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर बना लेते हैं, एक हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। रीना अपने घर से पूर्व की ओर चली, मान लो रीना यहाँ पर है तो यहाँ से पूर्व की ओर चली, कितना चली, 4 किलोमीटर, तो ये 4 हो गया। उसके बाद बाएं मुड़कर, जब रीना का फेस पूर्व की तरफ होगा तो बायां ऊपर को हो जाएगा, तो ऊपर को वो चली, कितना चली, 6 किलोमीटर चली। फिर लिखा है पुनः वह दाएं मुड़ती है, जब फेस उसका ऊपर को होगा तो अब दायां उसका पूर्व की ओर हो जाएगा, तो यहाँ मुड़कर ये फिर 4 किलोमीटर चली। अब बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो हम ऐसे केसेस में हम जो दूरी निकालते हैं वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये 4 है फिर ये 6 है ये 4 है, सबको ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन जो है ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन, सॉरी ये फिगर सही नहीं बन रहा है, पेन सही काम नहीं कर रहा है। इस लाइन की हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं ये इस तरह से, और ऊपर से इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है। ये 6 है तो इसके सामने वाला
ये भी 6 साइड इसकी 6 हो जाएगी, और ऊपर 4 है तो इसके सामने वाली साइड ये भी 4 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, ये पूरी जो लेंथ है 4 + 4 8 हो गई, ये पूरी लेंथ हमारे पास हो गई 6, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है O है और फाइनल पॉइंट है ये F है, तो हमने OF कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, OF इज इक्वल टू, OF इसमें हाइपोटेन्यूज है तो ये इनके स्क्वायर के बराबर होगा, मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर था, 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 स्क्वायर होता है 36, तो ये हमारे पास आ जाता है 100। 100 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 10, यानी उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ऑप्शन बी में है केवल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। दूसरा, हम ये जो दिशा दी हुई है तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन, एक बार मैं फिर से इसको बना लेता हूँ। इनिशियल पोजीशन उसकी यहाँ पर थी, वो पॉइंट यहाँ है, और फाइनल पोजीशन यहाँ है। तो अब अगर हम दिशा देखते हैं तो यहाँ से सीधे तो इधर पूरब है और सीधे ऊपर को है उत्तर। तो दोनों के बीच में, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन आ रही है तो ये डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ये डायरेक्शन भी सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 50। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए एक दिन यानी 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो इसको भी हम सीधे सीधे एक्सप्लेनेशन में पहले हम देखते हैं। तो घड़ी 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार बज रही है, 3 बजे 3 बार बज रही है, और टोटल कितनी बार बजेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इन सबको ऐड करते जाएंगे, कहाँ तक, 12 तक, क्योंकि घड़ी में सुई कहाँ तक होती है, 12 तक, नंबर कहाँ होते हैं, तो 12 तक होते हैं। लेकिन साथ में लिखा है पूरे दिन में, यानी 24 घंटे में, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने इसको। अब इनको कैलकुलेट करना है हमने कितना आएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हम देखेंगे 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स जितने भी होते हैं उनको ऐड करने के लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब जितने भी नंबर होंगे, जैसे यहाँ 12 नंबर हैं तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी, बाकी जितने भी नंबर होंगे उसकी प्लेस पे हम n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो अपॉन वाला 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाले 2 से। हमारे पास बचता है n+1। n की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 12+1 हो गया 13। तो 12 × 13 ये हो जाता है 156, यानी 156 बार बजेगी टोटल 24 घंटे में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेस्ट के जो टोटल क्वेश्चंस 50। इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट पर। तो ये हमारे रिजल्ट हैं पार्ट 8 के। फर्स्ट पोजीशन पे इस बार प्लेस चेंज हो गया है, ये हैं अनीता चंद हल्द्वानी से, इन्होंने 43 मार्क्स गेन किए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बहुत बधाई अनीता जी आपको। सेकंड पोजीशन पे है मनोज रावत देहरादून से, इन्होंने 42 मार्क्स गेन किए हैं। मनोज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। थर्ड पोजीशन पे पूनम और जीत, पूनम टनकपुर से हैं, जीत चंपावत से हैं, दोनों को 40 मार्क्स दोनों ने गेन किए हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। देखते हैं बाकी कैंडिडेट्स को। तो अब्दुल हमीद रामनगर से हैं 39 मार्क्स, के चमोली से हैं 39 मार्क्स, प्रेम नैनीताल से 39 मार्क्स। इसके बाद हैं पी, ये आर से 38 मार्क्स, पम्मी कंडारी श्रीनगर से 38 मार्क्स, अमित नेगी देहरादून से 38 मार्क्स। अमित नेगी के इस बार इतने सारे कम क्यों हो गए मार्क्स। चलिए देखते हैं। चिराग चंपावत से 38 मार्क्स, निधि देहरादून से 37, आशीष कोटद्वार से 37, राजपाल देहरादून से 37, अंशुल नोएडा से 36, हर्षिता रावत बागेश्वर से 35, सुल्तान हरिद्वार से 35, लविश चंपावत से 35। इसके बाद हैं गौरव खटीमा से 35, संजीव पुंडीर श्रीनगर से 35, राहुल बलूटिया हल्द्वानी से 34, ज्ञानी सिंह रामनगर से 34, संजय कुमार चंपावत से 34, सागर चंद्रा ऋषिकेश से 34, जो बिडेन वॉशिंगटन से, इन्होंने भी हमारा क्वेश्चन पेपर दिया है 33 मार्क्स। अभी नरेंद्र मोदी जी नहीं आए हैं। तो आगे देखते हैं। जो बिडेन के हैं 33 मार्क्स, मंजू नेगी नैनीताल से 33, ईश्वर बोरा
चंपावत से 33, विजय हल्द्वानी से 33, सोहेल तनवीर हरिद्वार से 32, उषा धामी पिथौरागढ़ से 32, शीत रुड़की से 31, शीत के बाद हैं विक्रम कुमार अल्मोड़ा से 31, NS धामी हल्द्वानी से 31, राम टनकपुर से 30, वंदना देहरादून से 30, अक्षय कंडारी चमोली से 30, अशोक कोहली पिथौरागढ़ से 30, रविंद्र कुमार बागेश्वर से 30, सुमन टमटा टनकपुर से 29, करिश्मा पवार देहरादून से 29, बबीता बोरा चंपावत से 28, राकेश उत्तरकाशी से 28, लाल अल्मोड़ा से 27, दीप चंपावत से 27, आदि देहरादून से 27, संदीप टनकपुर से 27, संदीप के बाद है नरेंद्र मोदी, मोदी जी आ गए श्रीनगर से 27, तो जो बिडन मोदी जी से आगे निकल गए मोदी जी। इसके बाद है ललित सिंह बिष्ट अल्मोड़ा से 26, कश अल्मोड़ा से 26, जयंत खटीमा से 26, नेहा पिथौरागढ़ से 25, रवि बरेली से 25 और रितु चंदोला नैनीताल से 53। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही प्रयास करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,